नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIE 144 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 2 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने 5 प्रश्नों को पढ़ा था। आशा है वो सारे ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये है कि किस प्रकार चरित ग्रंथीय रचनाएं ऐतिहासिक लेखन के रूप में स्वीकार की जा सकती हैं। यानी कि जो चरित ग्रंथ होते हैं इन्हें इतिहास में किस प्रकार से स्वीकारा जा सकता है। तो देखो, अगर आप प्राचीन भारतीय साहित्य में राजाओं के बारे में, नायकों के बारे में यानी कि योद्धाओं के बारे में और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जानना चाहते हो तो उसके बारे में जानने के लिए आपको चरित ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। यानी कि चरित ग्रंथ का महत्व क्या है। तो चरित ग्रंथ का महत्व यह है कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में जो हमारे राजा रहे हैं, जो योद्धा वर्ग रहे हैं और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, अगर हम उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, उनके जीवन की उपलब्धियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें इन चरित ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। अब ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इनका क्या महत्व है। तो महत्व ये है कि चरित्र ग्रंथ जो हैं वो व्यक्तियों के जीवन के बारे में बता रहे हैं, उनका शासनकाल कब से कब तक रहा यह पता चलता है और उस समय की क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं थी ये भी हमें इससे पढ़कर पता चलता है। तो इसका मतलब ये जो हमारे चरित्र ग्रंथ होते हैं इनसे हमें उस समय की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक धारा को समझने में मदद मिलती है। इसके अलावा उस समय का समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, रीति रिवाज कैसे था, राज्य और समाज के बीच में संबंध क्या थे ये भी पता चलता है। लेकिन ध्यान रहे, जब आप चरित्र का अध्ययन करते हैं तो इसमें कुछ समस्याएं भी होती हैं और इन समस्याओं को ध्यान में रखकर ही हमें आगे चीज़ें पढ़नी चाहिए। ज़्यादातर चरित्र ग्रंथ ऐसे होते हैं जिसमें अतिशयोक्ति यानी कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है, चमत्कारी घटनाओं के बारे में लिखा जाता है। तो ऐसे में जब हम किसी चरित्र ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें कुछ घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर लिखा होगा, कुछ इस तरीके से लिखा होगा कि वो जो राजा है उस राजा के लिए वो बेहतरीन ग्रंथ हो, क्योंकि ज़्यादातर जो चरित्र हैं वो राज कवियों के द्वारा लिखे गए हैं। अब ये जो कवि होते थे ये क्या करते थे, अपने राजा को खुश करने के लिए उनकी वीरता का बखान बड़े बड़े चढ़े शब्दों में करते थे। दूसरी बात यह है कि जब हम किसी चरित्र को पढ़ रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा जो लेखक है उस लेखक का दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि कई बार जो व्यक्ति जिस दृष्टिकोण से प्रभावित होता है वो उसी तरीके से इतिहास को लिखता है। अब ऐसे में हम अगर किसी किताब को पढ़ रहे हैं और हम ये मान लेते हैं कि वो बिल्कुल 100% सही होगी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने एक स्टेटमेंट दी थी कि कोई भी किताब ऐसी है ही नहीं जो 100% सही हो। हर किताब में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, चाहे वो धार्मिक किताब हो चाहे ऐतिहासिक किताब हो। तो ऐसे में हम कैसे पढ़ें, तो जब हम चरित्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें उनके साथ के समय में और जो किताबें लिखी गई हैं उसके साथ उसका कंपैरिजन करना चाहिए। तो उससे हमें पता चलेगा कि चीज़ें सही हैं या गलत हैं। उदाहरण के लिए, आपको अगर राजा हर्षवर्धन के बारे में जानना है तो एक किताब है हर्षचरित जो कि उनके कवि बाण भट्ट द्वारा लिखी गई थी। इसमें हमें राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में पता चलेगा, उनकी उपलब्धियों के बारे में पता चलेगा, साथ ही उस समय की सामाजिक राजनीतिक जो घटनाएं हैं उनके बारे में पता चलेगा। निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर हम चरित्र ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो ये इतिहास की तो जानकारी देते ही देते हैं, लेकिन हमें इन्हें पढ़ते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि ये सही हैं या गलत हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर लिखी हैं। तो ऐसे में हमें कंपैरेटिव स्टडी यानी कि तुलनात्मक अध्ययन करके वो सारी चीज़ें समझनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये हमारा। राय वाचकमु ऐतिहासिक ग्रंथ के महत्व का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो ये राय वाचकमु वर्ड है इसका मतलब पता होना चाहिए, और इसका मतलब है राजा के विवेकपूर्ण संवाद। तो राजा जब बातचीत करते थे अपने मंत्रियों से, राज दरबार में जब न्याय करते थे, तो वो सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं उसे ही राय वाचकमु कहा जाता है या फिर राजा के विवेकपूर्ण संवाद कहा जाता है। तो इससे हमें मध्यकालीन भारत के बारे में अगर इतिहास हम समझना चाहते हैं, समाज के प्रति राजा के विचार समझना चाहते हैं, राजनीति में किस प्रकार से पॉलिसीज चलाई जाती हैं ये समझना चाहते हैं, तो ये ग्रंथ हमें बहुत मदद करते हैं, खास तौर पर दक्षिण भारत के इतिहास के लिए। तो साउथ इंडिया की सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, इन सब का अध्ययन हम राय वाचकमु पढ़कर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इनका महत्व क्या है, इनका महत्व ये है, ये उस समय के प्रमाणिक स्रोत हैं, यानी कि बिल्कुल लीगल सोर्स हैं और हमें ये उस समय की बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं। इनसे हमें राजनीतिक इतिहास, दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण राज्य थे
उनका वर्णन मिलता है। दक्षिण भारत के राजाओं की वंशावली के बारे में पता चलता है, उन्होंने किन किन राजाओं से युद्ध लड़ा, युद्ध का कारण क्या था, ये तमाम चीजें पता चलती हैं। राय वाचकमु उस समय के समाज जो था उसके विभिन्न वर्गों के बारे में, उस वर्ग की भूमिका के बारे में, समाज का स्ट्रक्चर क्या था, वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी, ये तमाम चीज़ें हमें इनसे पता चल जाती हैं। उस समय की कला क्या थी, साहित्य क्या था, संस्कृति क्या था, ये सब हमें राय वाचकमु से पता चलता है। इसके अलावा धार्मिक महत्व की भी हैं, इसमें बहुत सारी धार्मिक परंपराओं के बारे में पता चलता है। दार्शनिक ग्रंथ भी हैं, इसमें हमें बौद्धिक विचारों के बारे में भी पता चलता है। तो दक्षिण भारत का अगर आप इतिहास जानना चाहते हो तो राय वाचकमु आपके लिए बहुत बढ़िया ग्रंथ है। और जब आप आंसर लिखोगे तो अपने आंसर में देखो, ये जो हमारी किताब है ना BHIE 144, ये किताब हमारी है भारतीय इतिहास लेखन की परंपराएं। तो जब देखो इतिहास तो हमें सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था ही बताएगा। वो अलग चीज़ है कि साउथ इंडिया का कल्चर क्या है लिखने का, नॉर्थ इंडिया का कल्चर क्या है लिखने का, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर क्या है लिखने का। तो बस ये शब्दों का खेल है। इस किताब के आंसर के सारे पैटर्न जो हैं वो बिल्कुल सेम होंगे। एक एक एग्जाम्पल आप लिख दोगे। तो कुल मिलाकर अगर आप राय वाचकमु की बात करते हो तो इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जो दक्षिण भारत के मध्यकालीन इतिहास की समझ को हमें गहराई प्रदान करते हैं। और उस आज के जो रिसर्चर हैं, जो इतिहास पर रिसर्च कर रहे हैं, लोग शोध कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया सोर्स हैं जिससे उन्हें दक्षिण भारत के बारे में पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है हमारा, कि इतिहास का अगर हमें पुनर्निर्माण करना है तो उसमें अभिलेख और प्रशस्तियों का क्या योगदान है। तो देखो सबसे पहले हम अभिलेख शब्द का अर्थ समझते हैं क्या होता है। तो देखो अभिलेख का अर्थ होता है कि प्राचीन काल में किसी भी ठोस वस्तु पर जो उत्कीर्णित किया जाता था उसे लेख कहते थे। जैसे दीवारों पर लिखा है, औजारों पर लिखा है, मृद भांडों पर लिखा है यानी कि बर्तनों पर लिखा है, किसी शिलालेख यानी कि पत्थरों पर लिखा है, ये सब अभिलेख कहलाते थे। तो अभिलेख मतलब प्राचीन काल में किसी ठोस चीज पर उत्कीर्णित किया गया लेख क्या है, अभिलेख है। अगर आप राजा अशोक के बारे में जानकारी चाहेंगे तो राजा अशोक के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी उनके अभिलेखों से पता चलती है। और सबसे पहले अभिलेख उन्हीं के पढ़े भी गए हैं हमारे देश में, जो कि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक लिपियों में लिखे गए थे। अब बात आती है प्रशस्तियाँ क्या हैं। तो प्रशस्ति एक ऐसे लेख होते हैं जो राजा की प्रशंसा में लिखे जाते हैं। तो राजा की प्रशंसा में लिखे गए लेख क्या कहलाते हैं, प्रशस्ति कहलाते हैं। और सबसे जो बढ़िया प्रशस्ति मानी जाती है वो है राजा समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, जो उनके राजकवि हरिशेन ने लिखी थी। तो अभिलेख क्या होते हैं, प्रशस्ति क्या होते हैं, मैं आशा कर रहा हूँ ये दोनों वर्ड आप समझ गए हो आप। तो अभिलेख और प्रशस्तियाँ प्राचीन काल के इतिहास के पुनर्निर्माण में एक महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं, जो हमें उस समय की घटनाओं, उस समय के व्यक्तियों, उस समय के समाज के बारे में जानकारी देते हैं। खास तौर पर राजाओं द्वारा किए गए कार्य, उनकी सीमाएं, इन सब के बारे में हमें जो है अभिलेखों से पता चलता है। और अभिलेख और प्रशस्ति जो है ये प्राथमिक सोर्स होते हैं इतिहास के, यानी कि प्राइमरी सोर्स हैं बिल्कुल। इसके अलावा यानी कि और कोई उस समय की चीज़ ही नहीं है आपको जिससे उससे पता चल पाए। तो आपको एंशियंट इंडिया के बारे में जानना है, प्राचीन काल भारत के बारे में जानना है, तो आपके पास सिर्फ एक ही सोर्स है और वो है अभिलेख। आगे बात करें तो इनसे हमें उस समय के बारे में पता चलता है, महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में पता चलता है, किस क्षेत्र से संबंध थे ये पता चलता है, किन किन चीज़ों का व्यापार होता था, ये तमाम चीज़ें हमें पता चलती हैं। राजाओं और शासन का विवरण मिलता है हमें, वो किस तरीके से शासन चलाते थे, कौन कौन से अधिकारी हैं, इन सब का हमें वर्णन मिलता है। अगर आप सतवाहन राजा के बारे में जानना चाहते हो तो उनके अभिलेख से ही हमें उनकी वंशावलियों के बारे में पता चलता है। अभिलेखों से हमें यह भी पता चलता है कि युद्ध के बाद कैसी संधियां हुई हैं, कौन से समझौते हुए हैं, डिसीजन कैसे लिए गए हैं, सत्ता का संघर्ष कैसा था, ये तमाम चीज़ें हमें अभिलेखों से पता चल जाती हैं। सोशल स्ट्रक्चर, जाति व्यवस्था, ये तमाम चीज़ें भी अभिलेखों से पता चलती है। जैसे राजा अशोक ने अपने विचारों को फैलाने के लिए अभिलेखों का सहारा लिया था, जैसे कि उन्होंने धम्म की नीति अपनाई थी। तो राजा अशोक ने जब लास्ट में बौद्ध धर्म अपना लिया था तो उन्होंने अपने धम्म के विचार फैलाए थे। इसमें ये था सदा सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, गौ हत्या पाप है, ब्राह्मण हत्या पाप है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ऐसे जो उन्होंने विचार थे, दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, संघर्ष नहीं होने चाहिए, तो उन्होंने ऐसे जो विचार हैं वो अभिलेखों के माध्यम से हर जगह पहुंचाए थे। उस समय की जो आर्थिक गतिविधियां ये भी हमें अभिलेखों से पता चलता है। जैसे भूमिदान, प्रभावती गुप्त ने जो है जब भूमिदान दिया था तो ताम्र प्रशस्तियों पे यानी कि तांबे की पट्टिकाओं पर लिखा गया था, तो उन्हें अग्रहार कहा जाता था। तो किसको भी भूमिदान दिया जाता था, ब्राह्मणों को भूमिदान दिया जाता था या किसी जो है योद्धा वर्ग को भूमिदान दिया जाता था, तो क्या होता था उसके बारे में जो लिखावट हमें मिली है वो अभिलेखों से ही पता चलता है। व्यापारिक मार्गों, वाणिज्यिक गतिविधियों, आर्थिक संबंधों के बारे में भी जो हमें पता चलता है वो इन अभिलेखों से पता चलता है। अब लेकिन कुछ समस्याएं हैं अभिलेखों के साथ। वो समस्याएं ये हैं कि
कि बहुत सारे अभिलेख ऐसे हैं जिनकी भाषा अभी तक पढ़ी नहीं गई है। जैसे अगर आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानना है तो आपको जो है बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो अभी तक लिपि पढ़ी ही नहीं गई है। इवन अशोक के भी अभी 100% अभिलेख पढ़े ही नहीं गए हैं। लेकिन हमें इन अभिलेखों से उस समय की भाषा, लिपि के बारे में पता चलता है, साहित्य के बारे में पता चलता है। तो निष्कर्ष ये बनता है कि अभिलेख और प्रशस्तियों से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है। जो मैंने आपको पढ़ाते हुए एग्जाम्पल बोले हैं वो एग्जाम्पल भी लिख देना आप। यहाँ पीडीएफ में मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, टफ हो जाती हैं, तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो इसलिए मैं वो आपको समझाता जा रहा हूँ, तो वो चीज़ें भी आप मेंशन कर देना एग्जाम्पल्स में। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि अगर हमें असम की हिस्ट्री जाननी है तो उसमें बुरुंजी का क्या महत्व है। तो बुरुंजी का क्या महत्व है, तो देखो सेम वही, अगर असम के अहोम राजवंश के बारे में आप जानना चाहते हो तो जो बुरंजी साहित्य है वो उनके बारे में जानकारी देता है। सेम पैटर्न इस आंसर का भी रहेगा कि असम के इतिहास के लिए प्राथमिक स्रोत कौन से हैं, बुरंजी हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि दक्षिण भारत के इतिहास के लिए जानने में आपको क्या है, रायवाचकमू है, संगम ग्रंथ हैं, तो ये सारे हमें साउथ इंडिया के बारे में बताएंगे। असम का इतिहास जान रहे हो तो असम का जो इतिहास लिखा जा रहा है उसे बुरंजी साहित्य कह रहे हैं। कौन साहित्य कह रहे हैं, बुरंजी साहित्य कह रहे हैं। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा साहित्य किस क्षेत्र में फेमस है, बाकी आंसर सेम रहेगा कि उस समय की घटनाएं पता चलेंगी, टाइम पीरियड पता चलेगा, युद्ध पता चलेगा, प्रमुख घटनाएं पता चलेंगी। असम के जो अहोम राजा हैं उनका शासनकाल कब से कब तक चला, उन्होंने पॉलिसी कब से कब तक चलाई, एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने कैसे चलाया, इस सब का इतिहास हमें बुरंजी साहित्य से पता चलता है। बुरंजी साहित्य में हमें असम के जो राजा थे उनके युद्ध, संधि, क्षेत्रीय संघर्ष के बारे में पता चलता है, ये युद्ध क्यों होते थे, संघर्ष क्यों होते थे, ये पता चलता है। असम में समाज कैसा था, कौन कौन सी जातीय समूह थे, कौन कौन सी कम्युनिटी थी, इन सब के बारे में भी हमें पता चलता है। असम के साहित्य में बुरंजी से हमें धार्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक गतिविधियों और त्योहारों के बारे में भी पता चलता है। आर्थिक गतिविधियों की बात करोगे तो कृषि कैसी थी, साल में जमीन कितनी बार, कितनी तरीके की खेती की जाती थी, कौन कौन सा व्यापार किया जाता था, ये भी पता चलता है। ज़्यादातर जो बुरंजी हैं वो असमिया भाषा में लिखी गई हैं, जिससे हमें भाषा विज्ञान के बारे में पता चलता है और उनकी साहित्य शैली के बारे में पता चलता है। तो ध्यान रखना, जैसे बुरंजी देखोगे आप, आपको असम के बारे में लिखना है। राय वाचकमू देखोगे वैसे दक्षिण भारत के बारे में लिखना है। संगम वंश, अगर संगमा पूछेगा तो वो भी क्या है, दक्षिण भारत के बारे में लिखना है। क्लियर है। अगर वो चरित पूछेगा तो हर्षचरित के उत्तर भारत कश्मीर के बारे में लिखना है। वंशावलियां पूछेगा तो वो आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया के बारे में बताना है। तो इस तरीके से ना क्वेश्चन बनते हैं ये। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, कि इतिहास लेखन में अबुल फजल का क्या योगदान था। तो अबुल फजल राजा अकबर के दरबार के इतिहासकार थे और उनके नवरत्नों में से शामिल थे। इन्होंने राजा अकबर के कहने पर एक किताब लिखी थी, अकबरनामा, और इस अकबरनामा के 3 भाग थे और तीसरे का नाम था आईने अकबरी, जिससे हमें मुगल काल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि अबुल फजल का योगदान बताओ। तो अबुल फजल बहुत बढ़िया बंदे थे, ये कट्टरपंथ से नफरत करते थे, यानी कि उन्होंने कट्टरपंथी जो मुसलमान थे उनका विरोध किया था, खुद मुस्लिम होकर भी। तो जो विद्वान होता है वो कट्टर कभी भी नहीं होता। तो अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के दरबार में प्रमुख विद्वानों में से एक थे और भारत के इतिहास लेखन में उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनका काम न केवल मुगल प्रशासन को समझने में सहायक है, बल्कि उस समय की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से पता चलती है इस किताब को पढ़कर। कौन सी, आईने अकबरी। तो अबुल फजल की ने ये जो रचना करी थी आईने अकबरी की, ये हमें अकबर के शासनकाल के प्रशासन के बारे में बता रही है, साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बता रही है, टैक्स सिस्टम के बारे में बताती है, सेना का ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता था ये बता रही है। किताब जो है वो 3 भागों में बटी है, जिससे हमें प्रशासनिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में पता चलता है। अकबरनामा का ही भाग था वो आईने अकबरी, जिससे हमें अकबर के जीवन और शासनकाल के बारे में पता चलता है। अबुल फजल ने किताब में फैक्ट पर बहुत ध्यान दिया है कि कैसे भी करके फैक्ट बिल्कुल सही होने चाहिए। इसके लिए उन्होंने एरिया के सर्वे करवाए हैं, किस एरिया से कितनी उपज होती है, ऐसे उन्होंने वहाँ से डाटा इकट्ठे किए हैं, कहाँ से कितना कर लिया जाता है वो डाटा इकट्ठा किए हैं, किस क्षेत्र में किस जाति के लोग रहते हैं, किस धर्म के लोग रह रहे हैं, ऐसे उन्होंने बहुत सारे डाटा इकट्ठे किए हैं। यानी कि यहाँ पर इतिहास जो लेखन हुआ अबुल फजल के टाइम पर वो फैक्ट बेस पर शुरू हुआ, अनुमानों के आधार पर नहीं, फैक्ट बेस पर। और सबसे बड़ी बात यह कि अबुल फजल ने जो इतिहास लिखा है उन्होंने सिर्फ राजाओं को कवर नहीं किया है, बल्कि साधारण जनता को भी कवर करने की कोशिश की है। विभिन्न वर्ग, व्यापार, कला, धर्म सभी का उल्लेख उन्होंने किया है। इसके अलावा अबुल फजल जो है उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया है। अकबर की धार्मिक नीतियों और उनके धर्म दीन इलाही के प्रयासों का वर्णन किया है, सभी धर्मों का समान सम्मान किया है इन्होंने।
उनके कार्यों में अकबर की दरबार की कला कैसी थी, साहित्य कैसा था, सांस्कृतिक गतिविधियाँ कैसी थी, ये सब हमें समझने में मदद मिलती है। टैक्स सिस्टम कैसा था, ये तमाम चीज़ें हमें अबुल फजल के जो है किताब पढ़कर पता चलती हैं। तो अबुल फजल जो हैं अकबर के दरबार के इतिहासकार हैं, उनके नवरत्नों में से एक हैं और भारत के इतिहास लेखन में उनका बड़ा योगदान है। खास तौर पर उन्होंने थोड़ा सा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया था। तो अगर क्वेश्चन इन 10 में से कोई सा भी आता है तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ईजी वे में दे दोगे। पिछली वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन कवर किए थे और इस वीडियो में भी हमने 5 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड में।